Everyone, our today's lecture is on advanced concept related to money chapter. The lecture is totally based on NCERT and TR Jain. Starting with the lecture, first of all, we will learn about money supply or supply of money. Now, what is supply of money? Supply of money refers to the total amount of money in circulation in an economy at a given point of time. That means supply of money वो total amount of money है जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, लोगों की जेबों में है at a given point of time. हेयर द वर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हम जो सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डेट पे बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर डेट पर कितना पैसा है जो लोगों के पास सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में या लोगों के पास इस समय है उनकी जेबों में। इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट का मतलब ये पर्टिकुलर डेट पर मेजर करा जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट. In stock concept, the supply of money is measured at a particular point of time. That means it is measured at a particular date and can change the very next date. स्टॉक कंसेप्ट में जब हम सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर करते हैं. अगर ये डेट चेंज हो जाती है तो हमारा सप्लाई ऑफ मनी भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब मैं सप्लाई ऑफ मनी की बात करती हूँ तो मैंने बोला कि ये वो पैसा है जो लोगों के पास मौजूद है. अगर इस समय आपके पास आपकी जेब में 10,000 रुपये मौजूद हैं तो हो सकता है कि कल को वो 10,000 रुपये 11,000 रुपये हो जाए जब आपके पास 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, या वो 10,000 रुपये 9,000 रुपये हो जाए अगर आप 1,000 का एक्सपेंडिचर कर दो. तो ऐसे केस में हम सप्लाई ऑफ मनी को रोज़ मेजर नहीं कर सकते, तो हम सप्लाई ऑफ मनी को एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर करते हैं और नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट आवर ये अमाउंट चेंज हो सकता है. इसलिए इसे स्टॉक कंसेप्ट के थ्रू मेजर करा जाता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर डेट पर ही इस अमाउंट को बताते हैं. टॉकिंग अबाउट फ्लो कंसेप्ट, इन फ्लो कंसेप्ट अ कमोडिटी इज मेजर्ड थ्रू आउट द ईयर एंड गिव द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. और जो अमाउंट है वो हमारे को लास्ट में बता दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री को हम कभी भी पर्टिकुलर डेट पर मेजर नहीं करते. हम एक ओपनिंग इन्वेंट्री और एक क्लोजिंग इन्वेंट्री मेजर करते हैं, एक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एक एंड ऑफ द ईयर, जिसमें हम बता देते हैं हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी. अब वो साल भर में जितनी मर्जी खर्च हो, लास्ट में हम बता देते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी थी. तो जब इन्वेंट्री है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं मेजर करी जाती और उसका वेरी नेक्स्ट डे चेंज होना भी इतना ज़रूरी नहीं है. तो जब हम साल की शुरुआत में या साल के एंड में किसी चीज़ का अमाउंट बता देते हैं तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट बन जाता है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर डेट पे अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट हो जाता है. बेसिकली मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो है हमारा वो एक स्टॉक कंसेप्ट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर डेट पर ही अपने स्टॉक को डिफाइन कर रहे हैं. Now talking about the producers of suppliers of money. Now producers of suppliers of money are those persons who are supplying this money in the economy. They are circulating the money in the economy. There are basically three producers or suppliers of money. First is your central bank, RBI, Reserve Bank of India. आरबीआई को हमने प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ मनी इसलिए कहा है बिकॉज इट हैज़ द सोल मोनोपोली या सोल पावर टू इशू करेंसी. तो उसी के पास पावर है करेंसी इशू करने के लिए, तो वो सबसे पहले हमारा सप्लायर बनेगा मनी का. सेकेंड इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मनी को आगे सर्कुलेट करती है, इकोनॉमी में आगे पहुंचाती है लोगों तक, जनरल पब्लिक तक. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोड्यूसर और सप्लायर बोला गया. एंड थर्ड इज़ योर कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक को सप्लायर इसलिए बोला गया क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करता है, इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जनरल पब्लिक तक पहुंचाता है. एंड सेकेंडली कमर्शियल बैंक हैज़ अ पावर टू क्रिएट क्रेडिट. कमर्शियल बैंक के पास एक पावर रहती है क्रेडिट क्रिएशन की, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बोलते हैं. क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ये कहता है कि एक कमर्शियल बैंक जो है अपने इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा का लोन क्रिएट कर सकता है. तो कमर्शियल बैंक मनी इन सर्कुलेशन या मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है. इसलिए कमर्शियल बैंक को भी एक प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ मनी कहा गया. क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में हम बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी फ़िलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक एक सप्लायर है मनी का. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, वाई वी डिमांड मनी. एक्चुअली मनी की इतनी डिमांड क्यों है या मनी को हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली देयर आर थ्री पर्पस टू डिमांड मनी. फर्स्ट इज योर ट्रांजैक्शन मोटिव. नाउ व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन मोटिव?
इट रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। जब हमारे को मनी की ज़रूरत है अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो वो ट्रांजैक्शनरी मोटिव में आता है। बेसिकली मनी का एवोल्यूशन इसी वजह से हुआ था, ट्रांजैक्शन करने के लिए, गुड्स और कमोडिटीज़ परचेज करने के लिए। सेकेंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव रेफर्स टू द डिज़ायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफोर्सीन कंटीजेंसी। प्रिकॉशनरी मोटिव, जैसे कि वर्ड बता रहा है प्रिकॉशनरी, इसका मतलब प्रिकॉशन लेके चलना। हर इंसान को पता होता है कि लेटर ऑन फ्यूचर में उसको कोई इमरजेंसी फेस करनी पड़ सकती है, कोई कंटीजेंसी या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उन कंटीजेंसीज़ के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन इमरजेंसी के लिए जो पैसा हम अपने पास बचा के चलते हैं, जो मनी हम अपने पास बचा के चलते हैं, वो हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव बन जाता है। तो इंसान मनी की डिमांड इसलिए कर रहा है ताकि वो उस पैसे को स्टोर करके रखे और अपने फ्यूचर में अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। थर्डली आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटरी मोटिव, जैसे कि स्पेकुलेशन वर्ड आपको बताता है, स्पेकुलेशन वर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना। किसी चीज़ के प्राइस का बढ़ना या घटने का अनुमान लगाना स्पेकुलेशन मोटिव में आता है। इट रेफर्स टू द डिज़ायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन ऑल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड। अब हमें पता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्राइस लेटर ऑन बढ़ता है, जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया। इन सब चीज़ों में लोग अपना पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि लेटर ऑन जब इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो इसे बेचकर एक इंसान प्रॉफिट कमा सके। तो स्पेकुलेटरी मोटिव में हम किस बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं एक इंसान की उस डिज़ायर का जिसमें वो क्या कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स, बॉन्ड्स या ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे वो लैंड भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, जिससे वो क्या कर सके, लेटर ऑन जब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाए तो इसे बेचकर प्रॉफिट कमा सके। तो बेसिकली 3 मोटिव्स हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव। Talking about measures of money supply. Now, what are these measures of money supply? These are the formulas which are given to measure the money supply in an economy. अगर हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई मेजर करना हो तो जो मेजर्स, जो फॉर्मूलाज होंगे जिसके हेल्प से हम इस मनी सप्लाई को मेजर कर पाएंगे, उन फॉर्मूलाज को हम मेजर ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं। बेसिकली देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। पर अगर बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो M1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बार बार सिलेबस में पूछा भी जाता है। M2, M3 एंड M4 आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना M1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो M1 है क्या? M1 एक फॉर्मूला है जो है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अगर आपको इसे याद करने का तरीका सीखना है तो आप इसे याद कर सकते हैं कॉर्ड से। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड C स्टैंड्स फॉर करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, O स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड डिमांड डिपॉजिट एंड D स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आप COD से इसे याद कर सकते हैं। COD मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, O मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड D मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब अगर इसमें हम पूछे कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो जनरल पब्लिक बैंक के साथ करती है, जिसको वो विड्रॉ कर सकती है चेक से या विड्रॉल फॉर्म से। तो जो पैसा आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके आते हैं, जो आप कभी भी चेक से निकाल सकते हैं या आप कभी भी उसे एक विड्रॉल फॉर्म साइन करके निकाल सकते हैं, तो वो सारा डिमांड डिपॉजिट बनता है जो आपकी डिमांड पर कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तो जितना भी पैसा जनरल पब्लिक बैंक में डिपॉजिट कर रही है इन सेविंग बैंक अकाउंट, वो आपका डिमांड डिपॉजिट बन जाता है। ये करंट अकाउंट में भी अगर डिपॉजिट करती है तो वो भी डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। टॉकिंग अबाउट अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI में क्या आता है? ये वो पैसा है जो RBI ने होल्ड करके रखा है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ वो पैसा आता है जो RBI ने होल्ड कर रखा हो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए या फॉरेन बैंक्स के लिए या फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए। यहाँ पर कोई भी वो पैसा नहीं है जो RBI ने अपनी ही गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का होल्ड कर रखा हो। तो जितना भी हम फॉरेन बैंक, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में NABARD आ गया, वर्ल्ड बैंक और IMF का पैसा जो RBI ने अपने पास रखा हुआ हो, वो इसमें आता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI में। इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद RBI। जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं, वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता।
करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आपको पता है जो पैसा आपकी जेब में है, करेंसी और कॉइन्स जो आपके पास है वो सारा का सारा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक बन जाता है। टॉकिंग अबाउट M2 मेजर, M2 मेजर में क्या ऐड करते हैं हम M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जब हमने फर्स्ट मेजर दिया था तब हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो M2 मेजर में M1 के साथ क्या ऐड कर दिया गया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी ऐड कर दिया गया। M3 मेजर के बारे में बात करें तो M3 मेजर में क्या करा, M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक ऐड कर दिए गए। अब नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक वो पैसा होता है जो हम एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक के साथ डिपॉजिट करके आते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए होती है, रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए होती है। तो जो भी चीज़ हम बैंक के पास फिक्स टाइम के लिए जमा करके आते हैं, जो ईजिली विड्रॉएबल नहीं होता, जिसके लिए चेक्स हम इशू नहीं कर सकते, वो सारा हमारा नेट टाइम डिपॉजिट बन जाता है। तो M3 मेजर में हमने M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक को ऐड कर दिया। M4 मेजर के बारे में बात करें तो उसमें हमने क्या करा, M3 के साथ टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऐड कर दिया एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो M4 मेजर में क्या करा गया, M3 के साथ ऐड करा गया टोटल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के साथ होते हैं। यहाँ टोटल डिपॉजिट से मतलब है सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स भी और फिक्स डिपॉजिट भी, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अगर आप कोई भी पैसा पोस्ट ऑफिस के पास जमा करके आ रहे हैं तो वो भी M4 मेजर में ऐड हो जाएगा। इसमें सिर्फ NSC के बारे में बात नहीं होती। NSC क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट इशू करती है थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो इसको छोड़ के जितना भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस में डाल के आते हो वो सारा मेजर ऑफ मनी सप्लाई बन जाता है। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मनी सप्लाई, so M1 is the most liquid and M4 is the least liquid measure of money supply. Now the word liquid, what does the word liquid means? अगर मैं आपको लिक्विड वर्ड का मतलब बताऊं तो इकोनॉमिक्स में लिक्विड वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम रेडिली इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे कैश, जो आपकी जेब में पड़ा कैश है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए। अगर हम बात करें बैंक में पड़े पैसे की तो वो कैश से कम लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ATM के थ्रू, तब जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसे अगर हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करें तो और भी कम लिक्विड है। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को आप बहुत आसानी से तोड़वा नहीं सकते, उसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड का मतलब जो भी रेडिली अवेलेबल है ट्रांजैक्शन करने के लिए। M1 मेजर को सबसे लिक्विड कहा गया है क्योंकि ये बिल्कुल कैश के बराबर है जिसका हम कभी भी इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। M4 सबसे लीस्ट लिक्विड है क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, इसमें फिक्स डिपॉजिट का पैसा भी आ जाता है जो हम आसानी से नहीं निकाल सकते। M3 को वाइडली एक्सेप्ट करा जाता है एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई और इसीलिए इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी बोला जाता है। मतलब ये टोटल रिसोर्स है सोसाइटी की जो सर्कुलेशन में है, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए या मनी सप्लाई मनी के ट्रांजेक्शन्स के लिए। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, M1 और M2 को हम नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखो नैरो और ब्रॉड में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, जब तक हम कम चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम उसे नैरो कंसेप्ट कहते हैं, जब हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम ब्रॉड कंसेप्ट कहते हैं। M1 और M2 को नैरो कंसेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली बात करी है फिक्स डिपॉजिट को छोड़ के, लेकिन हम M3 और M4 के बारे में बात करें तो इसमें हमने फिक्स डिपॉजिट को भी ऐड कर दिया, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट को भी ऐड कर दिया, इसलिए इसको ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कहा गया है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ इसमें ऐड करना, या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर भी वीडियो लाऊं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।